तो अगर एक ही शहर में एक महीने में हम मानते हैं 150 से 200 स्पाइन सर्जरी हो रही है और पिछले 10 साल में इनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है, तो उससे एक बात तो अपने आप से सिद्ध हो जाती है बिना बोले कि मरीज ठीक हो रहे हैं और ये इलाज उचित है तभी हो रहा है, नहीं तो नहीं होगा। और एक और कुछ बातें जो आम सोसाइटी में कन्फ्यूजन्स रहती हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि जी कमर का इलाज या स्पाइन का इलाज न्यूरोसर्जन से कराना चाहिए या ऑर्थोपेडिक सर्जन से कराना चाहिए। ये बहुत कॉमन सवाल है। लोग पूछते हैं कि भाई डॉक्टर साहब हम तो इसी बात पे कंफ्यूज हैं कि मैं दिखाना किसको है, अभी तक तो ये समझ नहीं आया। उनके पास जाते हैं बोलते हैं मैं देखूंगा, आपके पास आते हैं बोलते हैं आप देखेंगे। और बहुत से मसल हैं जो बिल्कुल इनएक्टिव थे, काम नहीं कर रहे थे, तो उठते ही अपने 60 किलो के और 80 किलो के वजन को सीधे अपने पैरों पर डाल देने से पहले अगर हम सिर्फ 5 मिनट बिस्तर पर ही अपने शरीर के कुछ मसल्स को जगा दें और दूसरों को थोड़ा सा सुला दें। अब जो मैं काम करता हूँ 24 घंटा इस कंप्यूटर पे काम करता हूँ, 24 में से एटलीस्ट 16-18 घंटे काम करने वाले तो बहुत लोग हैं। जब हम लगातार कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं तो हमारी बैक और हमारा नेक सबसे ज्यादा उसका नुकसान उठाता है। अब इसके लिए मैं क्या आपको एडवाइस कर सकता हूँ, क्योंकि नौकरी नहीं छोड़ सकते, करना पड़ेगा। आज की तारीख में यही काम है तो यही करना पड़ेगा। आपको 12 घंटा करना है तो 12 घंटा ही करना पड़ेगा। पर उसमें बहुत एक छोटा सा स्टेप जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हर आधे घंटे में या 1 घंटे में काम करते समय उसी चेयर पे बैठे बैठे बिना अपना काम छोड़े सिर्फ 15 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए आप 2 चीज करिए। एक तो अपनी नजर को अपनी स्क्रीन से उठा करके दूर देखिए, 20 सेकंड बहुत है, ज्यादा नहीं, इतना आधा मिनट भी नहीं कह रहा हूं। और उसी 20 सेकंड में अपने हाथ से और अपने पैर से कुछ थोड़ा सा एक्सरसाइज भी नहीं, थोड़ी सी मूवमेंट कर लीजिए। मूवमेंट कैसे कर लीजिए, गर्दन को थोड़ा सा ऐसे झुकाकर ऐसे कर लिया, थोड़ा सा कंधे झटका लिए, थोड़ा सा पैरों को उठा करके ऐसे कर लिया, थोड़ा सा कमर को ट्विस्ट कर लिया। इनफ, मोर देन इनफ। मैं मोर देन इनफ बोल रहा हूँ, इसमें इनफ नहीं बोल रहा हूँ, मोर देन इनफ। सब हैरान होगी इतनी से करने से क्या हो जाएगा। इतने से करने से बहुत चीजें होंगी। क्या होता है जब हम लगातार बैठ करके सिस्टम पे काम कर रहे हैं या किसी भी एक पोजीशन में काम कर रहे हैं, तो हमारे एक ग्रुप ऑफ मसल्स हैं जो लगातार काम कर रहे हैं और एक ग्रुप ऑफ मसल्स हैं जो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। हर चीज के 2 अपोजिट मसल होते हैं। एक मसल मेरे हाथ को ऐसे लाता है, दूसरा मेरे हाथ को सीधा करता है। एक मेरी गर्दन को इधर करता है और दूसरा उसको अपोजिट करता है। एक मुझे आगे झुकाता है, एक मुझे पीछे ले जाता है। तो हर मसल का एक एंटी मसल है जो उसको अपोजिट काम करता है। तो हम किसी भी पोस्चर में जब रहते हैं तो एक ग्रुप ऑफ मसल लगातार काम कर रहा है, दूसरा ग्रुप ऑफ मसल इनएक्टिव बैठा है। हमको केवल आधे घंटे में और 1 घंटे में केवल 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए इसको रिवर्स करना है। जो एक्टिव था उसको हमको 10 सेकंड के लिए इनएक्टिव कर देना है और जो इनएक्टिव था उसको हमने थोड़ा सा जगा देना है कि भाई उठ जाओ, तुम भी इसी शरीर का हिस्सा हो, थोड़ा सा उठो। इतना करने से एक रिपीटेटिव स्ट्रेस जो हमारे साथ चलता है, कंटिन्यूस जो स्प्रेन है वो टूट जाता है, वो साइकिल ब्रेक हो जाती है और वो ब्रेक होती रहती है हर 1 घंटे में 10-10 सेकंड के लिए। तो जब हम शाम को घर आते हैं और जो हमको कंप्यूटर पे काम करने के बाद एक फ्रंटल हेडेक दोनों साइड पे रहता है, वो इसलिए रहता है कि मेरी आंखें लगातार उस स्क्रीन पर थी। वो मेरे को अगर 10 सेकंड का ब्रेक भी हर घंटे में मिलता रहा और मैं सामने देखता रहा तो एक तो मेरे को ये हेडेक नहीं होगा, दूसरा घर पे आने के बाद मेरी कमर में जो अकड़ाहट है और जो मेरी स्पाइन में जो सर्वाइकल स्पाइन में जो अकड़ाहट है वो नहीं होगी। ये आप वर्क रिलेटेड अपने बैक प्रॉब्लम्स को 80 से 90% तक टाल सकते हैं हमारे नौजवान, अगर वो इतनी सी बात कर लें कि अपने ही कुर्सी पे 10 सेकंड का ब्रेक हर घंटे, आधे घंटे, 1.5 घंटे में दे दें। जब हम सुबह सोकर के उठते हैं, यही रीजन तब भी होता है कि हमारे लेटे रहने के पोस्चर को मेंटेन करने के लिए बहुत से मसल्स हैं जो 8 घंटे से काम कर रहे थे और बहुत से मसल हैं जो बिल्कुल इनएक्टिव थे, काम नहीं कर रहे थे। तो उठते ही अपने 60 किलो के और 80 किलो के वजन को सीधे अपने पैरों पर डाल देने से पहले अगर हम सिर्फ 5 मिनट बिस्तर पर ही अपने शरीर के कुछ मसल्स को जगा दें और दूसरों को थोड़ा सा सुला दें, चाहे आप उसको बोल लीजिए कि लेट करके आपने पैर से साइकिलिंग कर ली, थोड़ा सा हाथ पैर हिला लिया, थोड़ा अंगड़ाई ले ली, अंगड़ाई लेने में बहुत सारे मसल यूज होते हैं, थोड़ा गर्दन हिला ली, जस्ट टेक 2 मिनट्स बिफोर गेटिंग ऑफ द बेड, 2 मिनट्स और 3 मिनट्स टू, वो कहते हैं ना अपने शरीर को चला दो एक बारी उठने से पहले, उस पे वजन डालने से पहले। तो बहुत सी जो अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस होती है उठते ही, कितने लोग कहते हैं जो उठते हैं तो बिल्कुल कमर एकदम टाइट होती है, जैसे चलना शुरू करते हैं थोड़ा बहुत दिन निकलता है ठीक हो जाते हैं। वो इसीलिए हो जाते हैं कि वो मसल स्प्रेन में थे, वो इनएक्टिव थे और उनके ऊपर सीधा हमने वजन डाल दिया बिल्कुल बिना उनको जगाए। तो उनको भी जगा दीजिए, उनको जरूरी जगा दीजिए।
दो तरह के विटामिन हमारे बॉडी के लिए, नर्वस सिस्टम की बात करूंगा सिर्फ, जरूरी है। एक है विटामिन B12 जो मेरी नर्व्स के लिए जरूरी है। विटामिन B12 क्या होता है, वो हमारी नर्व्स के ऊपर एक शीथ बनाता है जिसको हम माइलिन शीथ बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। माइलिन शीथ को आप भाषा में बात करें तो जैसे आपकी बिजली की तार के ऊपर लाल, ग्रीन, ब्लैक कलर की एक स्लीव लगी होती है, वो जो परत चढ़ी होती है, वो स्लीव बनती है विटामिन B12 से। और जब वो स्लीव नहीं रहती है या कमी की वजह से खराब हो जाती है तो वो नर्व्स नंगी तारों की तरह हो जाती हैं, वो करंट मारती हैं, वो झंझनाट करती हैं, वो सुनपन करती हैं, कभी कभी पैरों के नीचे से बर्निंग सेंसेशन देती हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होती है, जो कि डायबिटिक्स में बहुत कॉमन है और जो कि वेजिटेरियन लोगों में बहुत कॉमन है। वेजिटेरियन डाइट इज वेरी वेरी पुअर सोर्स ऑफ विटामिन B12। तो जो स्ट्रॉन्ग वेजिटेरियंस हैं उनको एक एज के बाद, जब खाना भी आपने कम कर दिया रहता है, तो विटामिन B12 का सप्लीमेंटेशन या विटामिन B12 की टैबलेट आपको एज ए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेते रहना चाहिए। 2-3 महीना ले लिया साल में, 2-3 महीना बंद कर दिया, फिर 2-3 महीना ले लिया, फिर 2-3 महीना बंद कर दिया। अगर विटामिन D की बात करें तो विटामिन D का जो काम है हड्डी को मजबूत करना का है। वो क्यों मजबूत करता है, हम जो भी खाते हैं, दूध पीते हैं, कैल्शियम खाते हैं, डाइट में कैल्शियम लेते हैं, उस कैल्शियम को मेरे ब्लड से हड्डी तक पहुंचाने का जो ट्रांसपोर्ट मीडियम है, जो ट्रक है, जो उस विटामिन को उठाता है ब्लड से और हड्डी में जाकर डिपॉजिट करता है, वो विटामिन D है। तो अगर मेरे पास विटामिन D नहीं है, मैं कितना भी कैल्शियम खाऊं, वो मेरा बोन तक ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, डिपॉजिट नहीं होगा। तो विटामिन D एक ट्रांसपोर्ट मीडियम है कैल्शियम के लिए, ऑस्टियोजेनेसिस के लिए, बोन फॉर्मेशन के लिए, वो बहुत जरूरी है। उसका सोर्स केवल सनलाइट है, दूसरा कोई सोर्स नहीं है। और सनलाइट एक्सपोजर हमारा कम हो गया है, हमारा इंडोर्स ज्यादा हो गया है, हमारा प्लेइंग कम है, बाहर की एक्टिविटीज कम है, तो यूजुअली विटामिन D की मात्रा अब सोसाइटी में बहुत एपिडेमिक है। लोग, अगर मैं सबका टेस्ट कराऊं तो मेजोरिटी का लोगों का, तो वो हमको नुकसान देता है। जहां तक मसल क्रैम्प की बात कर रहे थे, तो जो मसल पुल या जो नस पे नस चढ़ जाना होता है, वो बेसिकली नस नहीं चढ़ती है, वो हमारी जो काफ मसल होती है, पिंडलियां जिसको बोलते हैं, उसका जो मसल है वो बहुत बुरी तरह से टाइट क्रैम्प में आ जाता है, वो स्पाज्म में आ जाता है। उस स्पाज्म का बहुत कॉमन कॉज है डिहाइड्रेशन या लैक ऑफ हाइड्रेशन। अगर हम पानी कम पीते हैं, जो लोग की पानी की मात्रा कम है, उनको ये स्पाज्म बहुत कॉमनली होते हैं। समर्स में ये स्पाज्म और ज्यादा कॉमनली होते हैं। बहुत देर तक खड़े रहने वाले लोगों को ये स्पाज्म बहुत कॉमनली होते हैं, या जिन्होंने बहुत रिसेंटली एक्सटर्नल एक्सरसाइज शुरू किया है, उनको पोस्ट एक्सरसाइज स्पाज्म होते हैं, बहुत कॉमन होते हैं। तो हमको अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, मसल की ओवरडू नहीं करनी है, उसकी रेगुलर टोनिंग करते रहना है। तो यूजुअली ये नहीं होता है। थोड़ा सा कंपोनेंट विटामिन E की कमी से भी होता है मसल स्पाज्म का, तो विटामिन E दिया जाता है जिनको बहुत फ्रीक्वेंटली इस तरह के स्पाज्म होते हैं। फिर देखो, विटामिन D की डेफिशिएंसी जरूर हो सकती है। विटामिन D ये नहीं कि धूप मेरी चमड़ी में आ गई तो विटामिन D बन गया। स्किन के नीचे कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है जो सनलाइट से कुछ चीज निकाल करके कुछ केमिकल्स को, सनलाइट क्या है, सनलाइट विटामिन D नहीं है, सनलाइट एक कैटलिस्ट है जो विटामिन D फॉर्मेशन की जो साइकिल है उसके अंदर काम करता है। फोटोसिंथेसिस जैसे होती है सनलाइट से, इसी तरह से वो जो विटामिन D की सिंथेसिस है उसमें कैटलिस्ट है सनलाइट। बिना उस सनलाइट के वो एंजाइम एक्टिविटी आगे नहीं बढ़ती है। तो कभी कभी सनलाइट है लेकिन हमारे पास वो रॉ मटेरियल नहीं है या कोई एंजाइम ऐसा नहीं है जिसकी वजह से विटामिन D बन रहा है, तो वो कमी हो सकती है। उसको फिर आपको दवाई के जरिए उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन जो सोसाइटी से मेरे को मिलता भी याद आया, वो ये है कि हमको दर्द में गर्म पानी से सिकाई करना चाहिए या बर्फ से सिकाई करना चाहिए। बहुत से डॉक्टर बोलते हैं जी आप आइस पैक लगाओ, बहुत से डॉक्टर बोलते हैं आप हॉट वाटर बॉटल लो, तो कौन सी लेनी चाहिए? इसका एक छोटा सा मतलब, कोई भी चीज फूल प्रूफ हर एक के लिए नहीं होती है। मुझे हो सकता है हर बार गर्म पानी से ही आराम मिलता हो, आपको हो सकता है हर बार ठंडे पानी की टकोर से आराम मिलता हो, लेकिन जो एक साइंटिफिक लॉजिक इसका है वो ये है कि जो दर्द एक्यूट पेन होते हैं, आज चोट लग गई, आज चुक पड़ गई कुछ उठाते समय, सडनली कल मैं खेल रहा था बैडमिंटन, मुझे कुछ हो गया, पुल हो गया, एक्यूट चोट, बिल्कुल सडन चोट, रिसेंट चोट या रिसेंट कोई तकलीफ आई है, उसके अंदर हम हमेशा आइस पैक या कोल्ड पैक दिया जाता है। हम चाहते हैं कि उस एरिया में जो सूजन है, जो इन्फ्लेमेशन है, जो इंजरी है, वो ब्लड सप्लाई बढ़ने से और बढ़ती है, तो उसकी ब्लड सप्लाई कम करने के लिए वहाँ पे ठंडी टकोर करते हैं ताकि वहाँ पे थोड़ी सी ब्लड सप्लाई सिकुड़ जाए, कम हो जाए और उसको आराम मिले। जो क्रॉनिक पेन होते हैं, बरसों से चले आ रहे हैं, आर्थराइटिस का पेन है, गठिए का पेन है, सर्वाइकल की पेन है, कमर दर्द में लगातार आर्थराइटिस है, स्पाइन में उसकी पेन है, क्रॉनिक पेन, महीनों से चले आने वाली पेन, उसमें हम चाहते हैं कि वहाँ पर ब्लड सप्लाई बढ़े
और बढ़ने से वहाँ पर जो केमिकल्स, पेन प्रोड्यूसिंग केमिकल्स हैं, वो ब्लड सप्लाई के जरिए वॉश आउट हों और फ्लेक्सिबिलिटी बने वहाँ पर, उसके लिए हम हॉट फर्मेंटेशन देते हैं। तो क्रॉनिक और लंबे समय से चलने वाले पेन्स के लिए तो हॉट बॉटल, हॉट फर्मेंटेशन ज़्यादा बेटर है, और एक्यूट इंजरीज और सडन ऑनसेट इंजरीज, शॉर्ट लिव्ड इंजरीज के लिए कोल्ड फर्मेंटेशन बेटर। डायबिटीज मेन कारण है जी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है और डायबिटीज शुगर, उसके यही कारण है। एक तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, कभी कभी नसें कमजोर जिसको हम बोलते हैं, कि नर्व्स की जो ब्लड सप्लाई है, हर नर्व पतली से पतली नर्व है, बाल से भी पतली होती है, उसकी भी एक ब्लड सप्लाई है। वो ब्लड सप्लाई जब कम हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण कह लीजिए या फिर स्मोकिंग की वजह से कह लीजिए, तो उसके कारण जब उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो उसके अंदर इस्कीमिया हो जाता है, तो उसकी वजह से भी बर्निंग होती है। तो उसका फिर कारण ढूंढ के उस हिसाब से इलाज करना रहता है। स्पाइन के लिए एक्सरसाइजेस के जो एम है, वो एम है कि हमको अपने स्पाइन को फ्लेक्सिबल रखना है। तो एनी टाइप ऑफ मूवमेंट हमें रखते रहना है, झुकने का, ट्विस्ट करने का, साइड बेंडिंग होने का, या फिर हम उल्टे लेट करके अपने पाँव उठाते हैं तो वो हमारी पैरास्पाइनल मसल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। नेक की एक्सरसाइजेज में दो तरह की एक्सरसाइज होती हैं, एक तो है जो मूवमेंट वाली एक्सरसाइज है, एक होती है जिसमें हम मूवमेंट नहीं करते। जिनको पेन होता है या गर्दन में डिस्क की प्रॉब्लम होती है, उनको हम शुरू में कहते हैं कि आप बिना मूवमेंट की एक्सरसाइज करो, जिसको मैं स्टैटिक एक्सरसाइज बोलता हूँ, डायनेमिक नहीं। उसमें क्या करते हैं हम हाथ से रोकते हैं मूवमेंट को, गर्दन को आगे करना है लेकिन हाथ से रोक लेना है और पूरा जोर लगाना है। वो मूव नहीं कर रहा है लेकिन मेरी मसल को टोन कर रहा है, इधर झुकाना है सिर को लेकिन हाथ से रोक लेना है, तो मेरे इधर के मसल्स को पुल करता है। तो ये स्टैटिक एक्सरसाइज है। धीरे धीरे फिर इसको हम डायनेमिक और मूवमेंट वाली एक्सरसाइज पे ले आते हैं। बेसिकली वी हैव टू कीप स्पाइन एंड द होल बॉडी एज सच एज फ्लेक्सिबल एंड एज एक्टिव एज वी कैन। बाकी बैक पेन या हुआ आपको या जो भी प्रॉब्लम हुई, जरूरी नहीं है कि आपको दोबारा हो। सबसे पहले तो डर से बच जाओ कि मेरे को ये क्या हो गया, मेरे को आगे क्या करना है। ओवरडू अपनी उम्र के हिसाब से हो सकता है, बहुत सी चीजें आप आज से 20 साल पहले कर सकते थे, आज नहीं कर सकते, तो उसको ओवरडू मत करो, जरूरत से ज्यादा नहीं करिए अपनी लिमिटेशंस को। अब मैं जिम जाता हूँ और मैं देखता हूँ मेरे साथ वाला आदमी 150 किलो उठा रहा है, तो मेरे को कम से कम 100 तो उठाना है, लेकिन मेरी औकात सिर्फ 10 उठाने की है, तो मुझे 10 ही उठाना है। मेरे को ओवरडू नहीं करना है। ओवरडू मेरे को नुकसान देता है। मेरे मसल्स बनाने के चक्कर में जब मेरा लिगामेंट टियर हो जाता है, वो ठीक नहीं होता है। लिगामेंट एक बार अगर टियर हुआ तो वो हमेशा स्कार टिश्यू से ही बनेगा, वो लिगामेंट से नहीं दोबारा बनेगा, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। तो ओवरडू नहीं करना। रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन जो आपकी बॉडी यूज टू है, जो आपको कर सकते हैं, धीरे धीरे उसको एस्केलेट करना है। ये जी है। वही है, ये सब तक हमारी लोअर बैक्स हैं। डी जनरेशन होती है जब हम उम्र में आगे चलते हैं, तो हमारे बाल सफेद होते हैं, वो होंगे, वो बीमारी नहीं है। इसी तरह से हमारी जो डिस्क है वो डिस्क श्रिंक हो जाएंगी, वो डिहाइड्रेट हो जाएंगी, डिस्क पतली हो जाएंगी, पतली हो जाती है तो लूज हो जाती है। वो दो हड्डी के बीच में रखी हुई है एज ए पैकिंग। तो जब भी वो श्रिंक होगी उम्र के साथ, जैसे झुर्रियां पड़ती हैं, स्किन श्रिंक हो जाती है, ऐसे डिस्क भी श्रिंक होती है, तो वो लूज हो जाएगी। जब लूज हो जाएगी तो वो स्लिप होने का डर रहता है। दूसरा, जैसे हमारे घुटनों में आर्थराइटिस होता है, हमारे जॉइंट्स बढ़ जाते हैं, इसी तरह स्पाइन के जॉइंट्स भी बढ़ जाते हैं, उनमें भी आर्थराइटिस होता है। तो वो प्रॉब्लम्स है जो रहेंगी, और उनको हमको एक्सरसाइज से, थोड़ी सी मेडिसिन से, कुछ सिकाई से हमको उसको मैनेज करना है, अपने पोस्चर्स को मैनेज करना है, और जितनी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से अपने आप को एक्टिव रखना है। नहीं, हील पेन का स्पाइन से ताल्लुक नहीं होता है। वो जो हमारी हील बोन है उसको हम कैल्केनियम बोन बोलते हैं, उसके नीचे एक पैडिंग होती है जो ज़मीन पे रखने के लिए काम आती है। बरसा होता है, बर्साइटिस होता है, वो बेसिकली एंकल के पास एक बरसा होता है, पैडिंग जिसको बोलते हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है बर्साइटिस, तो उसका स्पाइन से, नर्व से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हेल्दी रखिए, व्यायाम करना सिखाइए। एक्टिव लाइफ जब तक रहेगी, जब तक ऊर्जा चलता रहेगा तब तक ठीक रहेगा। बिस्तर नहीं पकड़िए, बिस्तर हमने पकड़ लिया तो बिस्तर हमें पकड़ लेगा। यही मैं कहता हूँ। थैंक यू जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।